हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। रूबी, तेरे नाम का कोई खत आया है, जरा देख तो किसका है। कॉलेज से आते ही रूबी की माँ ने रूबी से कहा। रूबी चौंक जाती है। उसके नाम का खत भला कौन भेज सकता है, गलती से आ गया होगा। कौतुकवश उसने अलमारी से लिफाफा उठाया और फाड़ कर देखा तो उसमें शादी का कार्ड और साथ में एक फोटो था। वाओ, ये तो अंकिता का मैरिज कार्ड है। देखो मम्मा, यह देखो दूल्हा कैसा है। रूबी ने दौड़कर अपनी माँ को दिखाना चाहा। माँ ने कहा, अरे आराम से, इतना खुश मत हो। तेरा दूल्हा नहीं है जो इतना उछल रही है। तुम भी ना माँ। लिफाफा और फोटो माँ को पकड़ाकर रूबी वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। उसके मन में ढेर सारे ख्याल आ रहे हैं। अंकिता तो कहती थी मैं कभी शादी ही नहीं करूंगी। देखो तो सहेलियों में सबसे पहले रानी बनने चल दी। लेकिन उसकी भी क्या गलती है। घर वालों ने पक्की कर दी होगी तो वह क्या करे। रूबी सोचती है, अभी 2 हफ्ते का टाइम है, क्या क्या तैयारियां करनी है, कितने दिन रहना पड़ेगा, कितने कपड़े लेने होंगे। उसके मन में तमाम सपने आ रहे हैं। वो लहंगा चुन्नी लेगी, 1-2 साड़ी भी ले जाएगी। उसकी सारी सहेलियां आएंगी, कितना मजा आएगा। भविष्य की कल्पनाएं करके वह बहुत खुश होती है। उसने फ्रेश होकर नाश्ता किया, फिर बेडरूम में जाकर अंकिता को कॉल करती है तो उसका फोन बिजी आता है। अब रूबी के पास थोड़ा समय था तो उसने फेसबुक ओपन किया। जैसे ही उसने फेसबुक रिफ्रेश किया, सबसे ऊपर ही फ्रेंड रिक्वेस्ट सेक्शन में एक नाम दिखाई देता है, अंबर कुमार। अरे यह क्या। उसने अभी अभी जिसकी फोटो अंकिता के होने वाले पति के रूप में देखा, प्रोफाइल पिक्चर में वही लड़का मालूम होता है। उसने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किए बिना प्रोफाइल पर जाकर कुछ अधिक जानना चाहा तो अंबर की प्रोफाइल लॉक थी। रूबी ने अंबर की प्रोफाइल पर जाकर देखा तो उसकी प्रोफाइल लॉक थी। वहां कोई इंफॉर्मेशन दिखाई नहीं दे रही थी। रूबी तुरंत मम्मी के पास जाकर कार्ड मांगती है। देखा तो उसमें भी लड़के का नाम अंबर ही लिखा था। अब उसे स्पष्ट हो गया था कि यह वही लड़का है जिससे अंकिता की शादी होने वाली है। अधिक सोचे समझे बिना रूबी ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसे लगा अंकिता के घर वालों ने जिसे अंकिता के लिए चुना है उसे भला फ्रेंड के रूप में स्वीकार कर लेने में क्या बुराई। अंकिता और रूबी दोनों बचपन की सहेलियां हैं। दोनों का घर पड़ोस में है। दोनों साथ में पली बड़ी हैं। उनका रिश्ता इसलिए गहरा नहीं है कि वो सिर्फ पड़ोसी है, बल्कि वो एक दूसरे की माँ को मौसी कहती है। दोनों का ननिहाल एक ही खानदान में है। इस लिहाज से वो दोनों आपस में बहन का रिश्ता निभाती है। इंटरमीडिएट तक की पढ़ाई के बाद रूबी शहर लखनऊ चली जाती है और अपने मम्मी पापा के साथ वहीं पर कॉलेज करती है, जबकि अंकिता अपने घर अमेठी में ही रहकर डीलेड कर रही है। रूबी बचपन से ही बहुत चंचल है। गोरा और गोल चेहरा, छोटी सी नाक, चमकदार आंखें, बिल्कुल काले और घुंघराले बाल, कुल मिलाकर बहुत ही सुंदर कह सकते हैं। उसकी भौतिक बनावट जितनी सुंदर है, दिल और विचारों से वह कहीं और भी अधिक सुंदर है। बातें करने की कला तो ऐसी है कि रोते हुए व्यक्ति को भी हंसा दे। उसे बचपन से ही संगीत से बहुत प्रेम है। अनुराधा पौडवाल और बाबुल सुप्रियो उसकी फेवरेट गायिका और गायक है। इनके गीत अक्सर वो अकेले में गुनगुनाया करती है। ये सारी खूबियां मिलकर रूबी को इतना आकर्षक बना देती हैं कि कोई भी कुछ क्षण में ही उससे प्रभावित हो जाएगा। वही अंकिता की बात करें तो ये शक्ल सूरत से बिल्कुल साधारण है। किसी भी तरह के दिखावापन या अनावश्यक काम उसे बिल्कुल पसंद नहीं। वो जरूरत से ज्यादा किसी से बातें भी नहीं करती। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो संकोची है, जी नहीं। उसे जो कहना होता है बिल्कुल खुलकर कहती है। विशेष विषयों पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए कई बार उसने अपने विद्यालय के आयोजनों में भाग भी लिया है, जिसमें हर बार वो नंबर 1 पर चुनी गई है। वो एक गंभीर स्वभाव की विचारशील लड़की है, इसीलिए तो वो अध्यापिका बनना चाहती है। रूबी अभी फेसबुक में अंबर की प्रोफाइल पर जाकर कुछ देखने ही वाली थी कि तभी स्क्रीन पर अंकिता की कॉल आ जाती है। हेलो अंकु, हैप्पी मैरिज इन एडवांस डियर। अच्छा, तो तुम्हें मिल गया कार्ड। हाँ, कार्ड भी मिल गया और तुम्हारे उनके फोटो भी। फिर तेरा क्या ख्याल है उनके बारे में। अब तो तुम ही एक दूसरे का ख्याल करो। कहीं मेरा ख्याल करना बुरा लगने लगा तो
मजाक छोड़ यार, बता लड़का कैसा है। रूबी ने कहा, अभी तो बस फोटो देखी है, फेसबुक पर उनकी प्रोफाइल मिल गई है, उसे देखकर बताती हूँ। अच्छा तो जनाब फेसबुक पर भी हैं? अब लो, आज के ज़माने में कौन है जो फेसबुक पर नहीं है सिवाय तुम्हारे। दोनों हंसने लगती हैं और बाद में बात करने के लिए कहकर फ़ोन काट देती हैं। अब रूबी वापस फेसबुक पर जाकर अंबर की प्रोफाइल खंगालने लगती है, जैसे फोटोज, विजिटिंग प्लेस, वो कौन सा पेज पसंद करता है, कौन से कलाकार या सिंगर उसे पसंद है, कौन सी मूवी पसंद है, वगैरह वगैरह। ये सब देखने के बाद उसे पता चलता है कि लड़का राजस्व विभाग का लेखपाल है, जिसकी ज्वाइनिंग पिछले साल ही हुई है। अंबर के व्यवहार को परखने के लिए रूबी ने उसकी प्रोफाइल पिक्चर को लाइक करके वेरी स्मार्ट लुकिंग अंबर जी का एक कमेंट छोड़ दिया और फिर डाटा ऑफ करके मोबाइल बेड पर ही रखकर बेडरूम से बाहर आ जाती है। इधर अंकिता का परिवार शादी की तैयारियों में व्यस्त है। अंकिता एक साधारण घर की लड़की है। उसके पिता मुंबई में किसी बड़े सेठ की कार के ड्राइवर हैं जो आज ही घर आने वाले हैं। अंकिता की और 2 बहनें और एक भाई है, जिसमें अंकिता सबसे बड़ी है। धीरे धीरे 10 दिन बीत जाते हैं। सारे मेहमान घर पर आने लगते हैं। उधर रूबी ने फेसबुक पर देखा तो अंबर का रिप्लाई आया हुआ था, जिसमें लिखा था, यू आर आल्सो ब्यूटीफुल। इस तरह फेसबुक पर ही उनकी ढेर सारी बातें हो जाया करती थी, लेकिन अंबर इस बात से अनजान था कि रूबी कौन है, कहाँ से है। अंबर ने रूबी से कभी व्यक्तिगत बातें नहीं की। यह व्यवहार रूबी को काफी अच्छा लगा। अब शादी के 2 दिन और बचे हैं। रूबी अंकिता के घर आ चुकी है। देर रात तक नाच गाने हुए, जिसमें रूबी की स्वर मधुरी ने सबका दिल जीत लिया। ये तो ऐसा 2-3 दिन से चल रहा था, लेकिन आज उसकी उपस्थिति ने मानो महफिल में 4 चांद लगा दिया। किसी तरह रात के 2 बजे जाकर महफिल थमी। अब रूबी और अंकिता एक ही कमरे में सोने जाती हैं और फेसबुक का सारा हाल आपस में शेयर करती हैं। इस वार्तालाप को ऊपर से नीचे तक पढ़कर दोनों सहेलियां खूब मजे लेती हैं और कब नींद आ जाती है पता ही नहीं चलता। विवाह का दिन आ जाता है। चारों ओर खुशी का माहौल है। शाम हो चुकी है। सारी औरतें सज धज कर बारात देखने का इंतजार कर रही हैं। अंकिता की सारी सहेलियां अंकिता के रूप में उसे सजाने का काम कर रही हैं। तभी रूबी अपना बैग खोलकर बोलती है, यार मुझे बता मैं क्या पहनूं, यह मैरून कलर की नॉर्मल साड़ी या ये लहंगा वाली। सहेलियों ने कहा, लहंगा वाली साड़ी और अच्छी खिलेगी। कुछ ही समय में सारी सहेलियां तैयार हो गई, जिसमें रूबी बिल्कुल फूल सी लग रही थी। अंकिता ने कहा, रूबी तू इतनी सुंदर लग रही है, किसी की नजर ना लग जाएगी। ए ले काजल का टीका लगा ले। पास में खड़ी दूसरी सहेली ज्योति ने कहा, देख कहीं दूल्हा तुझे ही जयमाला ना पहना दे। और सब खिलखिला पड़ती हैं। इधर बारात आ गई। द्वार की रस्म पूरी हुई। अब जयमाला की बारी थी। स्टेज पर बैठकर काफी देर इंतजार करने के बाद दूल्हे राजा ने देखा दुल्हन के चारों तरफ से चमकीली चादर की छतरी बनाए सहेलियां उसे स्टेज तक ला रही हैं, जिसमें सबसे आगे दाहिनी तरफ रूबी और बाईं ओर ज्योति थी। स्टेज पर पहले से ही बैठा दूल्हे के रूप में यह दृश्य देखकर मानो सपने में खो गया अंबर। उसे इस लड़की का चेहरा जाना पहचाना क्यों लग रहा है। पास पहुंचकर दुल्हन ने दूल्हे की आरती किया, तिलक लगाया और चरण स्पर्श किया, लेकिन अभी भी अंबर वर्तमान में नहीं था। वो तो सिर्फ इस चिंतन में व्यस्त था कि क्या यह वही फेसबुक वाली लड़की है या कोई और, या उसकी हमशक्ल। बारी बारी से सभी लड़कियों ने अंबर के ऊपर फूल बरसाए, शुभकामनाएं दिया। तरह तरह की पोजीशन में ढेर सारे फोटोज लिए गए। जयमाल की सारी औपचारिकताएं पूरी हुई। जाते जाते रूबी ने फिर से एक बार वही कमेंट किया जो फेसबुक की प्रोफाइल पिक्चर पर किया था, वेरी स्मार्ट लुकिंग अंबर जी। अंबर के विचारों पर जैसे पानी के छींटे पड़ गए। रूबी की यह मीठी आवाज सीधे उसके दिल में उतर गई। दुल्हन वापस अंदर जा चुकी थी, लेकिन अंबर अभी भी विचारों की गुत्थी से बाहर नहीं आ पाया था। अचानक उसे एक विचार सूझा। उसने मोबाइल फोन निकाला और मैसेंजर पर रूबी के लिए एक मैसेज सेंड किया। रूबी का नेट ऑन था, इसलिए मैसेज डिलीवर्ड हो गया। सीन भी हुआ, पर कोई रिप्लाई नहीं आया। अंबर की जिज्ञासा और बढ़ती जा रही थी। उसने 1-2 मैसेज और सेंड किए, लेकिन फिर भी कोई प्रति उत्तर नहीं आया। विवाह की सारी रस्में पूरी होती हैं। अगली और अंतिम रस्म के हिसाब से सुबह दूल्हे को आंगन में बुलाया जाता है, जहां सिर्फ लड़कियां और औरतें होती हैं।
इस रस्म में दूल्हे को दही और गुड़ खिलाया जाता है। यहाँ सारी औरतें और लड़कियां दूल्हे की जेब में रुपए डालती हैं। यही वो समय होता है जब सारी औरतें मिलकर दूल्हे को छेड़ती हैं और उसके स्वभाव को परखना चाहती हैं। अंबर की नजर पहले से ही रूबी को तलाश रही होती है। रूबी ने आते ही कहा, जीजा जी आपको गाना वाना आता है कि नहीं? गाना नहीं आता होगा तो हम दुल्हन की विदाई का बिल्कुल नहीं करेंगे। अंबर ने कहा, जी गाना तो नहीं आता, लेकिन जरूरत पड़ने पर देखा जाएगा। मौका पाकर रूबी ने कहा, लो कर लो बात, जरूरत तो आ गई, क्योंकि बिना गाना सुनाए तो विदाई होने वाली नहीं है। कोशिश कीजिए जरा, हम भी देखें कैसा गाते हैं। कोई और कहता तो शायद अंबर से ना हो पाता, लेकिन रूबी के कहने पर जैसे उसके शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो गया था, मानो उसके हृदय में किसी अज्ञात केंद्र बिंदु से रस की धार फूट पड़ी थी। उसने कहा, आपको किसके गाने पसंद हैं? रूबी ने तुरंत अपनी रुचि के हिसाब से जवाब दिया, अनुराधा पौडवाल या फिर बाबुल सुप्रियो। अंबर ने मुस्कुराते हुए बाबुल सुप्रियो का एक गीत गाना शुरू किया। अंबर ने इस गीत को इतनी तल्लीनता से डूबकर गाया कि सब मंत्रमुग्ध हो गए, क्योंकि बाबुल सुप्रियो रूबी के फेवरेट सिंगर थे और यह उनका ही गीत था। इसलिए वह आज पहली बार किसी से इतनी प्रभावित हुई। सबने ताली बजाया, लेकिन रूबी बिल्कुल तंद्रा में डूब गई थी, जिसका भान वहां उपस्थित सभी को हो गया। रूबी के चेहरे पर एक अजीब सम्मोहन देखा जा सकता था, जिसे अंबर भली भांति पढ़ चुका था। एक तरफ अंकिता और अंबर के जीवन की नाव अपनी मंजिल की तरफ चलने के लिए छूट चुकी थी और दूसरी ओर अंबर अज्ञात मंजिल की ओर अग्रसर हो जाता है। उसके मन में रूबी को पाने की उत्कंठा जाग जाती है। उसके लिए वह किसी भी हद तक जाने को तैयार है, लेकिन इतना समय नहीं है कि वह इसका जिक्र भी कर सके। सब कुछ संपन्न हुआ, विदाई की बारी आती है। शाम से लेकर सुबह तक दूल्हे ने दुल्हन की तरफ भर नजर देखा तक नहीं था और ना ही कोई दिलचस्पी दिखाई थी। उसकी हर गतिविधि में सिर्फ एक शारीरिक भूमिका रही, उसका मन कहीं और था। इस स्थिति को भली भांति भांपती हुई अंकिता धैर्य बनाए समय का इंतजार कर रही थी। विदाई के समय सारी सहेलियों के साथ रूबी भी सजल पलकों से दुल्हन को गाड़ी तक पहुंचाने आती है और ना चाहते हुए भी अंतिम बार अंबर की ओर देखने से खुद को नहीं रोक पाई। अंबर ने उसकी इस गतिविधि पर भी गौर फरमाया। दुल्हन का ससुराल में पहला दिन है। ससुराल के सब लोग उसके साथ बहुत ही प्यार से पेश आए, लेकिन देर रात तक अंकिता अपने भविष्य की चिंताएं लिए वर्तमान पर सशंकित थी। ऐसा लगता था उसके अंदर कोई बड़ा डर बैठा है। कुछ समय बाद अंबर आता है और बेड पर अपना मोबाइल रखकर फ्रेश होने जाता है। तभी उसकी स्क्रीन पर मैसेंजर का नोटिफिकेशन आता है, जिसमें रूबी का मैसेज होता है। पहली लाइन में लिखा होता है, जीजा जी की शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। इसके आगे का मैसेज पढ़ने के लिए लॉक खोलने की जरूरत होती है, लेकिन पासवर्ड तो अंकिता को पता नहीं था, इसलिए उसने मैसेज को इग्नोर कर दिया। फ्रेश होकर अंबर कमरे में आता है, मोबाइल पर कोई मैसेज टाइप करता है और अंकिता से कहता है, अभी तक आप सोई नहीं। उसके इस संबोधन में, इस सम्मान में अंकिता को गैरत की बू आती है। वो कुछ ना बोल सकी। रात भर दोनों एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे के मन से बहुत दूर दूर तक उनका कोई रिश्ता नजर नहीं आया। इसी तरह कुल लगभग एक सप्ताह बीत जाते हैं, लेकिन हालात नहीं बदलते हैं। एक दिन हिम्मत करके अंकिता ने अंबर से कहा, आपको मुझसे कोई शिकायत है? आखिर किस गलती की सजा मुझे दी जा रही है? अंकिता के शब्दों में असीम दर्द था। उसके नेत्र सजल थे, होठों में कंपन था। वो बहुत कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उसका गला रुंध गया। सारे शब्द अंदर ही रह गए। उसे ज्ञात है कि उसकी कोई गलती नहीं है, लेकिन फिर भी ना जाने के वो अपने आप को अपराध बोध सा महसूस कर रही है। अंबर ने कोई प्रत्युत्तर नहीं दिया और बाहर निकल गया। रात को जब वापस आया तो अंकिता सो चुकी थी। उसके चेहरे पर बच्चों सी मासूमियत झलक रही थी। अंबर जानता था कि इसमें अंकिता का कोई कसूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने आप से मजबूर है। वो पास में रखी डायरी उठाता है और उस पर कुछ लिखने लगता है। एक और निश्चल मासूम दिल की लड़की अंकिता बेसुध पड़ी सो रही है। दूसरी ओर उसका पति अंबर उस डायरी पर अंकिता का दर्दनाक भविष्य लिख रहा है। एक ऐसा भविष्य जिसमें दुखों की रातें तो हैं, लेकिन उन रातों के प्रभात का जिक्र नहीं। एक ऐसी सजा जिसमें सजा का विधिवत उल्लेख है, लेकिन गुनाह लापता है।
प्रिय अंकिता, आज तुमने मुझसे पूछा था ना कि आखिर मुझे किस गलती की सजा दी जा रही है। यह सुनकर मैं तुम्हारे सामने एक पल भी खड़ा ना रह सका। जानती हो क्यों? क्योंकि यह बताने के लिए मेरे पास ना तो लफ्ज थे और ना ही तुमसे कुछ कहने का साहस। ऐसा लग रहा था मानो मेरे प्राण सूखे जा रहे हैं। मैं अच्छी तरह समझता हूँ अंकिता, इसमें कहीं भी तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम तो एक मासूम बच्चे की तरह निश्चल और निर्दोष हो और तुम्हारी नजर में मैं तुम्हारा गुनहगार। मैं अभी जानता हूँ कि मुझ पर तुम्हारा पूरा अधिकार है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि जिस नाव के सहारे तुम जीवन की नदी को पार करना चाहती हो वो किसी अज्ञात मंजिल की तरफ रुखसत हो चुकी है। अपने साथ तुम्हें भी ले डूबने की कल्पना मात्र से ही मैं कांप जाता हूँ। एक पति के रूप में मैं अपनी जिम्मेदारियां जरूर निभा सकता हूँ, लेकिन यह सिर्फ एक फर्ज होगा, इसमें हमारी आत्मा शामिल नहीं होगी। और अंकिता, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि जो रिश्ते सिर्फ फर्ज पूरे करने के लिए निभाए जाते हैं उनमें कोई सुख या तृप्ति नहीं मिलती, बल्कि वह जिंदगी के लिए अभिशाप बनकर रह जाते हैं। मुझे नहीं पता प्रेम की कसौटियां, मानक और परिभाषाएं क्या होती हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि प्रेम जिंदगी और मौत से भी ऊपर की चीज है। प्रेम तो वह रत्न है जिसकी एक झलक के लिए प्रेमी एक तो क्या हजारों जीवन हंसकर कुर्बान कर देता है। मुझे भी पता है कि समाज इसे स्वीकार नहीं करता। सामाजिक औपचारिकताओं और प्रवंचनाओं के दायरे में हमें सम्मान जरूर मिल सकता है, लेकिन जीवन का वास्तविक आनंद छिन जाता है। और मेरे विचार से एक अतृप्त आदर्शवादी होने से बेहतर है जीवन के परम मधु का रसास्वादन कर लेना, क्योंकि इस अनंत ब्रह्मांड में पता नहीं दोबारा हम लौट कर आएंगे भी या नहीं। तुमसे एक आखिरी विनती है, यह तुम इस शादी को अपने माता पिता का निर्णय मानकर मेरे साथ आई हो तो इसे कोई बुरा खौफ समझकर आसानी से भूल सकती हो, क्योंकि औपचारिक रूप से भले ही हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में बंध गए हैं, लेकिन भावनात्मक स्तर पर हमारा संबंध स्थापित होना अभी बाकी है। हम एक दूसरे की भावनाओं से पूरी तरह अनजान और अछूते हैं। और यदि ये तुम्हारा भी निर्णय था और इतने दिन यहाँ रहकर मुझसे थोड़ी भी हमदर्दी है, तो हमारी खुशी के लिए सिर्फ एक बार हमें रूबी से मिलवा दो। इस एहसान के लिए मैं आजीवन तुम्हारा ऋणी रहूंगा। तुम्हारा गुनहगार अंबर। अंकिता सुबह सोकर उठती है तो उसके बेड पर वो डायरी रखी होती है। वो डायरी उठाकर रखना चाहती है कि उसके नीचे उसे डायरी का एक पेज दिखाई देता है जिस पर कुछ लिखा होता है। जैसे जैसे उसे पढ़ती है उसकी धड़कन तेज होती जाती है। आंखों से आंसुओं की गर्म बूंदें टपक कर उसके गाल को भिगोती हुई नीचे गिर रही है। वो किंकर्तव्य विभूर होकर हाथों में वो कागज का टुकड़ा लिए बेजान सी होकर बेड पर बैठ जाती है। रोज सुबह 5 बजे के पहले अंकिता सोकर उठ जाती, बिस्तरा सही करती, कमरे से बाहर निकलती, ब्रश करती और फ्रेश होकर वापस अपने कमरे में आती। तब तक उसकी ननद गुड़िया उसके लिए चाय नाश्ता लेकर आ जाती। लेकिन आज 7 बज चुके हैं, अभी तक वो कमरे से बाहर नहीं निकली। गुड़िया पूछने आती है, भाभी तबीयत ठीक नहीं है क्या? उठो, ब्रश कर लो, चाय कब से ठंडी हो गई। लेकिन अंकिता पर कोई असर नहीं होता। गुड़िया दोबारा कहती है, भाभी क्या हुआ? सहेलियों की याद आ रही है क्या? अचानक अंकिता की तंद्रा टूटती है। उसने दीवार की तरफ देखा, घड़ी 7:30 बजा रही है। उसने गुड़िया से कहा, तबीयत कुछ ठीक नहीं है और तुम ठीक कह रही हो। एक सहेली की बहुत याद आ रही है, जरा अपना फोन लाओगी? गुड़िया ने पूछना जरूरी नहीं समझा। कमरे से बाहर जाती है और फोन लाकर भाभी को देकर बोलती है, मैं चाय गर्म करके ला रही हूँ। इतना कहकर गुड़िया चाय गर्म करने चली जाती है। अंकिता ने रूबी को फोन लगाया और सारी बात उससे बताई। रूबी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल में अंबर के प्रति ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, वो उससे थोड़ा प्रभावित जरूर थी, लेकिन वह इसलिए अधिक खुश थी कि उसकी सहेली को अच्छा पति मिला है। उसने फेसबुक पर जो कुछ मैसेज किए थे वो सिर्फ इसलिए कि वो अंकिता का पति है। अंकिता का फोन कट चुका था। रूबी की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उससे इतना बड़ा अपराध कैसे हो गया। उसने तो कुछ किया ही ना था। उसके मन में ख्याल आ रहे थे, क्या यह वही वह प्रेम है जिस पर बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं? नहीं, यह प्रेम तो नहीं हो सकता। अंबर को यह कैसे विश्वास हो गया कि आज तक मुझे कोई पसंद नहीं आया होगा, और जो शादीशुदा होकर भी अपनी पत्नी का नहीं हुआ
मैं उसे पसंद कर लूंगी। उसने ऐसा कैसे सोच लिया? यह तो सरासर मानसिक फितूर है, पागलपन है। अगर सारे लड़के अंबर की तरह सोचने लगे तो दुनिया का क्या होगा? यह प्रेम नहीं, मात्र एक भूख हो सकती है जो किसी शेर के मन में किसी सांप को देखकर पैदा होती है। अभी कुछ क्षण पहले तक जिस अंबर के प्रति रूबी के दिल में अपनापन था, सम्मान था, वो सब खत्म हो चुका है। उसके दिल में अंबर के प्रति गहरी नफरत भर गई है, लेकिन उसे अपनी सहेली अंकिता पर बहुत तरस आता है। वो उसका जीवन ऐसे बर्बाद होते नहीं देख सकती। उसने वापस कॉल बैक किया, लेकिन फोन रिसीव नहीं हुआ। रूबी ने तुरंत मैसेंजर खोलकर देखा तो अंबर 2 मिनट पहले ऑनलाइन था। उसने अंबर को मैसेज टाइप किया, जीजा जी, मैं कल ही लखनऊ वापस जा रही हूँ क्योंकि मेरी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। अंकिता ने मुझे फ़ोन किया था, उसने बताया कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। यूँ तो हम घर पर भी मिल सकते हैं, लेकिन शायद आपको कुछ खास बात करनी है तो अमेठी के शाही किले पर आ जाएं। आज ही दिन में 2 बजे मैं वहीं पर आपका इंतजार करूंगी। अंबर को जैसे ही मैसेंजर पर यह मैसेज मिला, उसके दिल में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। उसे समझ में नहीं आ रहा था वो जाकर क्या कहेगा, बात कहाँ से शुरू करेगा। यही करीब दिन के 10 बज रहे होते हैं। वो घर पहुंचता है। उसके पास कुल 4 घंटे का समय है। उसका घर शाही किले से लगभग 25 मील दूर है। वो अंकिता के कमरे में जाता है। अंकिता चुपचाप सोई है। उसने कपड़े चेंज किया और बिना कुछ कहे निकल जाता है। शादी में अभी नई बाइक मिली थी, उसे लेकर रवाना हो जाता है। शाही किला पहुंचकर उसने टिकट लिया और थोड़ा ही अंदर गया था कि उसे रूबी एक छायादार पेड़ के नीचे बैठी दिखाई दिख जाती है। रूबी आपलक उसकी ओर देख रही होती है। अंबर जैसे कांप उठता है। जैसे जैसे उसके कदम रूबी की ओर बढ़ते हैं, उसका चेहरा फीका पड़ने लगता है। जिस फूल से दिखने वाले रूबी के चेहरे पर अंबर फिदा हो गया था, आज उसी चेहरे पर उसके लिए प्रतिकार की ज्वाला धधक रही थी, जिसे अंबर भली भांत महसूस कर पा रहा था। पास पहुंचने पर रूबी खड़ी हो गई और अंबर को बैठने का इशारा किया। अंबर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। रूबी ने कुछ पल के लिए सारी गुस्सा और नफरत समेटकर अंबर का अभिवादन किया और बोली, हाँ जीजा जी, फरमाइए, आपने किस लिए मुझे याद किया। अंबर इतना नासमझ तो था नहीं कि वो रूबी के चेहरे को देखकर उसके मन की बात ना भांप पाता, लेकिन उसने सब कुछ स्पष्ट कर देना ही उचित समझा, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प शेष ना था। अंबर ने बहुत ही शब्द चातुरपूर्वक अपनी सारी बात को बड़े ही अलंकृत तरीके से रूबी के सामने रख दिया, जिसमें एक और चारवाक का आधा अधूरा दर्शन दिखाई दे रहा था। जैसे मात्र यह जीवन ही सच है, इसके पार कुछ भी पाप पुण्य नहीं। आनंद ही जीवन का उद्देश्य है। जिसमें उसे आनंद मिले वही उचित, जो कष्टकर हो वो अनुचित है। तो दूसरी ओर सूफियों का प्रेम था, जैसे प्रेम ही परमात्मा है, वगैरह वगैरह। अपनी वाणी को विराम देने से पहले उसने ये भी कहा, अगर वो इनकार कर देगी तो उसका जीना नामुमकिन है। लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार गई। रूबी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। रूबी को लगा 2 टूक जवाब दे देने पर शायद अंबर का दिल उसकी तरफ से टूट जाएगा, उसे अपनी गलतफहमी का एहसास हो जाएगा और अंकिता को उसके हिस्से का प्यार मिल जाएगा। इसलिए उसने कहा, क्षमा कीजिएगा जीजा जी, लेकिन आपने मुझे गलत समझ लिया। ऐसा कहकर आप मेरा अपमान कर रहे हैं। आप शादीशुदा होकर अपनी पत्नी को प्यार नहीं दे सके तो भला मुझे क्या देंगे। आपके प्रति जो थोड़ी बहुत इज्जत हमारे दिल में थी, आज वो भी खत्म हुई। अभी मैं आपको फेसबुक और मैसेंजर पर ब्लॉक कर रही हूँ। आगे से कभी भी मेरे बारे में सपने देखना छोड़ देना। ये हमारी अंतिम मुलाकात और चेतावनी है। इतना कहकर रूबी सीधे वहां से उठती है, रिक्शा स्टैंड आती है और अपने घर चली जाती है। रात के 10 बज चुके हैं, अभी तक अंबर घर नहीं आया। वो भले ही अंकिता से कोई व्यवहार नहीं रखता, लेकिन अंकिता को उसकी चिंता हो रही है। अंबर के खाने के बाद ही खाना खाती है, इसलिए अभी तक बैठकर उसका इंतजार कर रही है। ना जाने कब बैठे बैठे उसकी आंख लग जाती है। सुबह हो गई। गुड़िया आकर पूछती है, भाभी कल भैया जी कहाँ गए थे, कुछ बताए हैं। अंकिता की नींद खुलती है। उसने कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं पता। पूरा दिन बीत गया, अंकिता ने चाय तक नहीं लिया है। अंबर के परिवार वाले अंकिता को ही दोषी ठहराते हैं। उन्हें लगता है जरूर इसी ने कुछ कहा होगा। शाम को अंकिता ने रूबी को कॉल किया। रूबी ने सारी घटना सच सच बता दिया।
आज तक ना जाने कितनी सुबह और शाम हुई, लेकिन अंकिता का अंबर लौट कर नहीं आया। अंकिता आज भी दुल्हन है, लोगों को क्या जवाब देगी? सिर्फ इसलिए वो आज भी सब श्रृंगार करती है, जबकि उसे पता है कि उसका पति अब लौट कर नहीं आएगा, कभी नहीं। लेकिन उस रात जब घर में सब सो रहे थे तो दरवाजे की घंटी बजी। अंकिता ने दरवाजा खोला तो सामने अंबर पश्चाताप के आंसू लिए रो रहा था। अंबर की ऐसी हालत देखकर अंकिता से रहा ना गया और उसने अंबर को गले से लगा लिया, क्योंकि अब उसका पति वापस आ गया था। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।